हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो चैप्टर 5 चल रहा हमारा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस और इस चैप्टर की आज लास्ट क्लास है और इस चैप्टर को हम आज फाइनली खत्म कर देंगे। ये चैप्टर काफी छोटा था, सिर्फ 4 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है। और इसकी अगर मैं समरी वीडियो बनाऊं तो बच्चों ये आधे घंटे पौने घंटे का चैप्टर है। इसकी अगर समरी बनाने पर हम आए तो ठीक है। तो बच्चों चैप्टर को खत्म करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम कल से देखना चालू कर देंगे। ठीक है। तो बच्चों ई बिजनेस के बारे में पढ़ा था हमने, आईटीसी इंडस्ट्री ट्रेड और कॉमर्स को हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, ई बिजनेस बोला जाता है। ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या होता है, ई बिजनेस बड़ा होता है, बी फॉर बड़ा, सी फॉर छोटा, कॉमर्स छोटा होता है और ई बिजनेस के अंदर कॉमर्स इंक्लूड होता है। स्कोप ऑफ इस बिजनेस 4 तरीके के होते हैं, बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन, इंट्रा बी जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में बात करता है उसे क्या बोला जाता है, इंट्रा भी बोला जाता है। मैं जब जल्दी से बोलने की कोशिश करता हूं तो मैं से भी फंबल हो जाता है। फिर आता है बच्चों हमारा सी टू सी, जिसके अंदर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से ट्रांजैक्शन करता है उसे बोला जाता है सी टू सी कॉमर्स। बेनिफिट्स देखते हैं बच्चों 5, ईज ऑफ फॉर्मेशन और लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। दूसरा हमारा होता है कन्वीनियंस, कस्टमर के लिए भी बात करी थी और मार्केटर बेचने वाले के लिए बात करी थी, बिजनेसमैन के लिए भी। तीसरा था स्पीड, चौथा हमारा ग्लोबल रीच और पांचवा था पेपरलेस सोसाइटी। लास्ट हमने देखा था नॉट इन सोसाइटी, बहुत मजा आया था देखने में। ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस के बारे में, बहुत अच्छी से हमने देखा था। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों ने आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ा था और आउटसोर्सिंग के अंदर हमने क्या देखा था, जब हम एक बिजनेस का काम, एक बिजनेस का रूटीन काम या नॉन कोर एक्टिविटी किसी बाहर वाले पर्सन से काम करवाते हैं जो उस काम करने में एक्सपर्ट होता है, एक्सपीरियंस होता है, एफिशिएंसी होती है उसके अंदर, तो उसका बेनिफिट हमको मिल जाता है, हमारे पैसे बच जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल देखा था। मैंने आपको कॉल सेंटर का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको अकाउंटिंग का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बुटीक का क्या एग्जांपल दिया था। तो काफी सारे छोटे छोटे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे और डिटेल में हमने बात करी थी। फीचर क्या देखे थे बच्चों, हमने कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, तो हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम देते हैं उनको। ठीक है। भरोसा करके उनको काम देते हैं। दूसरा बच्चों हमने देखा था नॉन कोर एक्टिविटीज पे उनको काम देते हैं। तो स्टार्टिंग में बच्चों जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्सिंग करती है तो पहले वो रूटीन काम देती है कि बाहर वाले को पता भी लग जाए तो भी कोई भरोसा, कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन जब कंफर्टेबल हो जाता है, जब भरोसा होना स्टार्ट हो जाता है तो वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज भी देते हैं, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कॉल सेंटर वाला, कि आप कस्टमर तक का डेटा उनके पास चला जाता है। तीसरा बच्चा हमने देखा था आप कैप्टिव यूनिट से या थर्ड पार्टी से काम करवा सकते हो। कैप्टिव यूनिट का मतलब क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आप ही का काम संभालती है तो उसे कैप्टिव यूनिट बोला जाता है, और जब वो अलग अलग यूनिट का अलग अलग बिजनेस यूनिट का काम संभालती हो तो उसे थर्ड पार्टी बोला जाता है। थर्ड पार्टी भी बच्चों हमने 2 तरीके की देखी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, अलग अलग बिजनेसेस का काम संभालना, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोगों का काम संभालना, उसे हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। या जो एक या दो ही इंडस्ट्री में स्पेशलिस्ट है उसको वर्टिकल बोला जाता है। हमने लास्ट में पढ़ा था स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग, जिसके हमने देखा था 4 मेन तरीके की आउटसोर्सिंग होती है। एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है रिसर्च, तीसरा होता है सेल्स, चौथा होता है इंफॉर्मेटिक्स। और एक डेटा हमने देखा था इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा जो होता है वो बीपीओ होता है 70%, और बीपीओ को लोग कॉल सेंटर्स भी बोल देते हैं। ठीक है। ये चीजें हमने देखी थी लास्ट क्लास के अंदर। बच्चों आज का टॉपिक चालू करेंगे और फिर आज इस चैप्टर को हम खत्म करके ही मानेंगे। ठीक है। आज जो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, वो करेंगे बेनिफिट्स से। ठीक है। कि बीपीओ के बेनिफिट्स क्या है, बीपीओ की जरूरत क्यों है, व्हाट आर द नीड्स फॉर आउटसोर्सिंग, और इसी को हम फायदे के तौर पे भी देख सकते हैं कि इससे फायदा भी हमको क्या मिलेगा। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला आता है फोकसिंग ऑफ अटेंशन। बेटा बच्चों मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था कि मैं अपना फोकस किस पे करूं, मैं अपना पढ़ाने पे फोकस करूं या नोट्स टाइप करने में या अकाउंट संभालने में या वीडियो एडिटिंग संभालने में। तो मेरा काम क्या होना चाहिए, टीचिंग पे फोकस करना। तो बच्चों मैं आउटसोर्स क्या कर दूंगा, जो भी इररेलेवेंट या नॉन रेलेवेंट एक्टिविटीज है मेरे लिए वो काम को क्या कर दूंगा, आउटसोर्स कर दूंगा, जिससे मैं इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर सकूं। वैसी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे बैंकिंग में बात करूं तो वो कस्टमर हैंडलिंग का काम दूसरों को सौंप देते हैं और उनका जो मेन काम है बैंकिंग का काम है वो बैंकिंग पर फोकस करते हैं। वैसे टेलीकॉम कंपनी क्या करती है, वो भी कस्टमर हैंडलिंग का काम बाहर वालों को सौंप देते हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है। और किस पर ध्यान देते हैं कि आपको इंटरनेट सर्विस अच्छे से मिले, आपको वॉइस सर्विस अच्छी मिले। वैसे बुटीक वाली आंटी भी क्या करती हैं, उनका मेन काम है प्रोडक्ट को बेचना, उनका काम सिलाई करना नहीं है, तो वो सिलाई वाला काम किसी और से करवा देती है। ये आपको चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, रेस्ट एक्टिविटीज आउटसोर्स कर रहे हो, मेन कोर एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हो। ठीक है। अंदर नहीं पढ़वा रहा जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। दूसरा बच्चों क्या रहेगा, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है, क्वेस्ट का मतलब होता है ढूंढना, सर्च। तो यहां पर आप बीपीओ काम को आउटसोर्स इसलिए करवाते हो जिससे आप एक्सीलेंस पा सको, काम को एक्सपर्टीज पा सको।
कैसे बच्चों? देखो क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा, अगर आप ही सारा काम संभालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा और आपको किसी भी चीज पर आप 100% फोकस नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल एज ए टीचर, मैं वीडियो एडिटिंग पे भी ध्यान देता हूं, मैं नोट्स टाइपिंग करने में भी ध्यान देता हूं, मैं अकाउंटिंग पे भी ध्यान देता हूं, पढ़ाने पे भी ध्यान देता हूं, तो मेरा ध्यान चारों तरफ बढ़ जाएगा और मैं किसी पे भी 100% फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे केस में मैं जब काम को आउटसोर्स करता हूं तो मेरा 100% इस पर्टिकुलर चीज पर क्या होता है, फोकस होता है और मैं इस चीज में अपनी गलतियां ढूंढ सकता हूं इस चीज में और अपने आप को एक्सपर्ट बना सकता हूं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो बच्चों एक बार दोनों पॉइंट को मैं आपको रीड कराता हूं जिससे आपको भी संतुष्टि मिल जाएगी, हाँ सर पढ़ लिया। पहला पॉइंट क्या बोला है बच्चों, फोकसिंग ऑफ अटेंशन, बिजनेस फर्म रियलाइजिंग द यूजफुलनेस ऑफ फोकसिंग ऑन जस्ट फ्यू एरियाज। ठीक है, अब लोग ये सोच रहे हैं कि भैया एक ही एरिया पे फोकस करो, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जिस चीज के लिए आप जाने जाते हो आप उस पर फोकस करो और बाकी चीजों को क्या कर दो, आउटसोर्स कर दो। ये चीज क्लियर हो गई जो मैंने आपको चीज समझाई थी। दूसरा था क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस। उन्होंने क्या बोला था, आउटसोर्सिंग आप कैसे कर सकते हो, या तो आप खुद उन एक्टिविटीज को करो जिससे आपका लिमिटेड फोकस रहे, या फिर आप काम को आउटसोर्स कर दो जो उस काम को करने में अच्छे हैं और आप अपने मेन जिस काम में अच्छे हो आप उस पर फोकस करो। तो दोनों तरफ से बेनिफिट मिल जाएगा, आपकी अकाउंटिंग भी अच्छी हो जाएगी, मेरे नोट्स भी अच्छे टाइप हो जाएंगे, मेरी वीडियो एडिटिंग भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि मैं बाहर वाले से करवा रहा हूँ जो उस काम को करने में एक्सपर्ट है। तो मेरी वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी आएगी और मैं पढ़ा भी अच्छा रहा हूँ, तो दो तरफा फायदा हो गया। ये आपको चीज समझ में आई? बहुत अच्छी बात। बच्चों तीसरा पॉइंट जो आता है इसके अंदर वो है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का पॉइंट इन्होंने यहाँ पर क्यों बोला है कि बच्चों वही काम अगर मैं करूं या मैं अपने एम्प्लॉयज को हैंडल एम्प्लॉयज से करवाऊं तो यहां पर क्या होता है, मेरा खर्चा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना अकाउंटिंग का काम संभालूं तो मेरे को एक अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा, मुझे एक फुल टाइम जॉब करवानी पड़ेगी उससे। ठीक है, तो फुल टाइम में जॉब में वो 20,000 ले सकता है, वो 30,000 ले सकता है, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो 40-50 हजार ले सकता है पर मंथ का। लेकिन मैं क्या इतनी कॉस्ट बियर कर सकता हूँ? स्टार्टिंग में तो नहीं कर सकता मैं। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, वही काम किसी बाहर वाले पर्सन से करवाऊंगा तो वहां पर मुझे कंपैरेटिवली सस्ता मिल जाएगा। ये आपको चीज समझाएंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो सारी चीजें हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज है, तो वो काम मुझे सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, मेरे को एम्प्लॉय रखना यहाँ पर महंगा पड़ जाएगा, मुझे वहां पे से काम करवाना सस्ता पड़ जाएगा। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार जरा रीड कर लेते क्या लिखा हुआ है। आउटसोर्सिंग एजेंसीज आर स्पेशलिस्ट इन देयर एक्टिविटीज। ठीक है, वो काम वही काम एक्सपर्ट है, मैं अकाउंटिंग में एक्सपर्ट तो हूं नहीं, तो वो काम करने में एक्सपर्ट है। they can perform the same job at a lower cost। वो जो काम मैं वो खर्चे में करवाऊंगा वो काम वो ज्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन वही सेम काम वो दूसरे से करवाते हैं, अगर मैं दूसरे से करवाऊं तो वही काम वो उसको सस्ते दामों पे कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का काम संभालते हैं, तो उनके पास बहुत ज्यादा ऑलरेडी पैसा आ रहा होता है, तो वो सस्ते दामों पे वो काम कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि अगर मैं वो चीज खुद करूं तो मेरे को महंगी पड़ेगी, अगर मैं किसी और से करवाऊं तो मुझे सस्ती पड़ेगी। वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, therefore charges paid to outsourcing agency will be much less than what the enterprise would spend itself अगर वो खुद से वो काम करना चाहे तो। ये चीज समझ में आ गई? बहुत अच्छी। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा बच्चों, ग्रोथ अलायंस। क्या मतलब है ग्रोथ अलायंस का, जरा इसको भी एक बार मैं रीड करके समझाऊंगा। क्या लिखा हुआ है, टू द एक्सटेंट यू कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ अदर योर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आर रिड्यूस एंड अदर हैव इन्वेस्टेड इन दोज एक्टिविटीज फॉर यू। कहने का मतलब यह बच्चों, एक बात बताओ, अगर मुझे अपने यहाँ एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाना है तो मुझे कंप्यूटर्स भी चाहिए होंगे, मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी खरीदने पड़ेंगे, मुझे उनके लिए अलग से स्पेस भी चाहिए होगी, तो ऐसे में मेरा अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाएगा, है या ना? बिल्कुल सही। लेकिन कोई अकाउंटिंग फर्म ऑलरेडी है जो एक काम कर रही है, ऑलरेडी उनके पास कंप्यूटर्स हैं, ऑलरेडी उनके पास स्पेस है, ऑलरेडी उनके पास एम्प्लॉइज है, तो ऐसे केस में मेरा इन्वेस्टमेंट का काम बचेगा नहीं बचेगा? अगर मैं किसी को यदि ऑफिस भी किराए पे लेता हूं तो भैया 10,000 ऑफिस का किराया होगा, कंप्यूटर्स पे 10-12 लाख खर्च हो जाएंगे। अगर मैं 10-12 कंप्यूटर भी खरीदता हूं तो 10-12 लाख मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 2-3 लाख रुपए मेरे खर्च हो जाएंगे कंप्यूटर्स के ऊपर, प्लस उनकी सैलरीज बढ़ जाएंगी, तो ऐसे केस में मेरे लिए तो बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। और यही काम मैं किसी बाहर वाले ऑर्गेनाइजेशन को दे दूं तो जो मेरा खर्चा महीने का 1.5-2 लाख रुपए का था वो मेरा 15-20 हजार का रह जाएगा। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो ऐसे में मेरा कॉस्ट बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। पहली बात तो ये चीज में आ गई, मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाती है, और दूसरा ये उससे मैं ग्रो करना चालू कर दूंगा, कॉस्ट तो मेरी रिड्यूस हो रही है, मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो गई, मैं अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान दे सकता हूं। और दूसरा ये, कल को मान के चलो मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन पसंद आ गई, मैं वो भी तो खरीद सकता हूं,
नहीं खरीद सकता, बिल्कुल खरीद सकता हूँ। मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मैंने उसको क्या बोला, एक काम करता हूँ, तेरे बिजनेस के अंदर मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। इन शॉर्ट अब वो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मैं अपने आप को भी ग्रो करा रहा हूँ, मैंने उसमें पैसे लगा दिए, उसका आधा मालिक बन गया, तो वो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, अब वो मेरे लिए और अच्छे से काम करेंगे। तो ऐसे में मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं पार्टनरशिप कर सकता हूँ उनके संग, और मिलकर हम ग्रो कर सकते हैं। वही बात इन्होंने यहाँ पर आगे लिखी हुई है, एक बार रीड करेंगे क्या लिखा हुआ है, मैं फिर से रीड करूंगा। अगर आप दूसरे की सर्विसेज का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि आपकी उससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, रादर देन कंप्यूटर्स एंड बाइंग स्पेस फॉर अकाउंटिंग पर्पस, आप बिजनेस के मशीन में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिजनेस के सेल्स बढ़वाने में इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे क्या लिखा हुआ है, इवन इफ यू मे लाइक टू हैव अ स्टेक इन द बिजनेस ऑफ योर आउटसोर्सिंग पार्टनर, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसके बिजनेस में कोई हिस्सेदारी खरीद लो, पार्टनरशिप कर लो, तो वो भी आप चीज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कम खर्चे में तो वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो वो तो फ्री के ही हो गए। ये आपको चीज समझ में आती है? उस अगर आप ही के मालिक हो तो आपको तो और भी अच्छी क्वालिटी देंगे, सस्ते दाम में काम करेंगे, और प्रॉफिट भी तो आएगा। वो जो दूसरों का काम करेंगे, उसका आधा मालिक में, तो प्रॉफिट मुझे भी तो मिलेगा। तो मतलब क्या, मैं पार्टनरशिप करके और भी ग्रो कर सकता हूं। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात। बच्चों पांचवी इंपॉर्टेंस देखेंगे इसकी हम, क्या दे रखी है, फिलिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या मतलब होता है बच्चों फिलिप का? फिलिप का मतलब होता है बच्चों बूस्ट करना, मोटिवेट करना, पुश करना, ठीक है। क्या बच्चों मतलब होता है फिलिप का? मतलब बूस्ट करना। तो क्या है जरा देखेंगे, मतलब देखो होता क्या है बच्चों, एक बार बताओ, आपके पास अगर आउटसोर्सिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, लास्ट लेक्चर के अंदर क्या बोला था, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा काम आउटसोर्स किया जाता है, बाहर से, यूएसए से, यूके से बहुत ज्यादा काम आउटसोर्स किया जाता है। मतलब जब बाहर से काम आएगा तो काम करके देंगे तो पैसा भी तो आएगा, है ना। और जब पैसा आएगा तो इंडिया के अंदर पैसा आएगा तो इंडिया और अमीर बनेगा, इंडिया में और ज्यादा पैसा आएगा तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा बूस्ट होना चालू हो जाएगी, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा और इंडिया इंपोर्ट कम करेगा, तो इंडिया के पास फॉरेन करेंसी ज्यादा हो जाएंगी। ये आपको चीज समझ में आ रही है? और जब बाहर से काम आएगा तो सारा काम तो वो खुद तो कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे में उनको एम्प्लॉयज भी रखने पड़ेंगे, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और जिस काम को करने के लिए जो उनको रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो वो लोगों से खरीदेंगे, तो बिजनेसेस भी चलेंगे, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब कोई बाहर वाला काम देता है तो उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी बूस्ट होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उस काम को करवाने के लिए हमको यहाँ पे खर्चे करने पड़ेंगे, और जब यहाँ पे खर्चे करेंगे तो सबका ही भला हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी बूस्ट भी हो जाएगी, प्रोडक्शन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छी फायदा क्या होता है, बाहर की करेंसी इंडिया में आनी स्टार्ट हो जाती है, और बाहर की करेंसी इंडिया में आना जब स्टार्ट हो जाती है तो इंडिया और भी ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। आपको पता है बच्चों, इंडिया के अंदर आईटी की सर्विसेज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करी जाती है, आउटसोर्स करी जाती है, यूएसए से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, रशिया से। इंडिया के अंदर सर्विस वाला काम बहुत ज्यादा आउटसोर्स किया जाता है, स्पेशली आईटी का काम तो बहुत ज्यादा करा जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह बनवाना वो इंडिया में बहुत ज्यादा करवाया जाता है। जैसे आपने टीसीएस का नाम सुना होगा, आपने इन्फोसिस का नाम सुना होगा, आपने विप्रो का नाम सुना होगा, ये बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है इंडिया की। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का काम इंडिया से करवाया जाता है। तो जब इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है तो इंडिया में पैसा बटेगा और सब पूरी इकोनॉमी एक तरीके से डेवलप कर जाएगी। ये आपको चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है बच्चों। एक बार रीड करेंगे क्या लिखा हुआ है, आउटसोर्सिंग मोर ऑफ श्योर। आउटसोर्सिंग क्या लिखा हुआ बच्चों, एक बार मैं रीड करूंगा फिर से, मैं कभी कभी फंबल कर जाता हूं तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। आउटसोर्सिंग मोर ऑफ सो ऑफशोर, आउटसोर्सिंग मतलब ऑफशोर का मतलब होता है आउटसाइड द कंट्री से जब आउटसोर्सिंग आती है तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है, आपके यहाँ नए नए बिजनेस चालू हो जाते हैं, बिजनेस में सामान खरीदना बेचना स्टार्ट हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चालू हो जाता है, क्योंकि वो सारा काम हम खुद तो कर नहीं सकते, उसको करने के लिए लोग चाहिए, तो हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ता है, और हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जब बाहर से आउटसोर्सिंग हो रही है तो बाहर से पैसा आ रहा है, तो जब कोई चीज बाहर जाती है और पैसे अंदर आता है तो हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, हम बाहर से कोई चीज खरीद रहे हैं तो पैसा बाहर जाना, बाहर से सामान अंदर आना, उसको इंपोर्ट बोलेंगे। और जब बाहर सर्विस जाती है, बाहर प्रोडक्ट जाते हैं, उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। तो आउटसोर्सिंग से एक्सपोर्ट ज्यादा होता है हमारी कंट्री के अंदर, और इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर में बहुत ही ज्यादा आउटसोर्सिंग होती है, और उस वजह से एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारा एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है,
हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा करी जाती है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आउटसोर्सिंग अगर मैं बात बताऊं सर्विस बेसिस पे, तो वो इंडिया में ही करी जाती है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। या कुछ चीज समझ में आ रही है? तो यहाँ पर लोग सस्ते रेट पे, सस्ती सैलरी पे, सस्ती वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इंडिया के लोग मेहनती बहुत होते हैं, उनमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो काम बहुत अच्छा भी करके देते हैं। तो उनको अच्छी क्वालिटी का काम सस्ते दामों पर मिल जाता है, इसलिए वो इंडिया में आउटसोर्स करते हैं। या कुछ चीज समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है बच्चों। इसके बाद एक टॉपिक और है एथिकल कंसर्न, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। सर क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि सिलेबस में नहीं दे रखा, ठीक है। उन्होंने स्कोप दे रखा था, हमने स्कोप बता दिया आपको, ठीक है। 4 स्कोप थे, आपको याद हो तो मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, रिसर्च, इंफॉर्मेटिक्स, ये आपको मैंने बता दिया, स्कोप भी बता दिया। नीड में बच्चों हमने पांचों पॉइंट पढ़ लिए, पहला हमने पॉइंट सारे पांचों हमने पॉइंट पढ़ लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग भी हमने समझ लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी हमने समझ लिया। ये आपको चीज समझ में आ रही है? और अब लास्ट टॉपिक चालू करेंगे हम, क्या है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा, ठीक है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग बच्चों पहले इसको कंपेयर करते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से, कि बीपीओ क्या है, तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हमको और अच्छे से समझ में आना चालू हो जाएगा। बच्चों बीपीओ के अंदर हम क्या कर रहे थे, एक बिजनेस का कोई प्रोसेस था जिसे बाहर वाले पर्सन से हम काम करवा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों मैं बात करूं, अगर मेरा बुटीक का काम है तो मैं कपड़े बाहर से सिलवा रहा था। मैं टीचर हूं तो मैं वीडियो एडिटिंग या फिर नोट्स किसी बाहर वाले से काम करवा रहा था। अगर मेरी टेलीकॉम कंपनी है तो मैं कॉल सेंटर किसी बाहर से काम करवा रहा था। तो ये सारे बिजनेस का एक प्रोसेस है, बिजनेस में कोई चीज होती है जो करी जाती है, वो हम बाहर वालों से करवा रहे हैं। और दूसरा है हमारा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नाम से पता लग रहा है हम नॉलेज वाला काम बाहर आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है। नॉलेज वाला काम जिसके अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पास नहीं है। ये आपको चीज समझ में आ रही है? सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक बात बताओ, मैं एक टीचर हूं, मेरा काम क्या है? पढ़ाना। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। मैं एक टीचर हूं, मेरा काम है पढ़ाना। क्या मैं एडवर्टाइजमेंट अच्छी कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मेरा काम टीचिंग कर रहा है, मेरा काम एडवर्टाइजमेंट करने का थोड़ी ना है। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी बाहर वाले से पर्सन से बोल रहा हूं मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट कर दो, मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट कर दो, मेरे लिए एक वीडियो शूट करके दे दो, मेरा बड़ा सा एनिमेशन सा इफेक्ट लगा के दे दो, मेरी तारीफ कर दो 2-4 जगह पर, और जगह जगह पे मेरी एडवर्टाइजमेंट कर दो। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर दो, होर्डिंग्स पर निकाल दो, अखबार में लगा दो, यूट्यूब पे एड लगवा दो, फेसबुक पे एड लगवा दो, मेरे लिए काम कर दो। ये चीज समझ आ रही है? आ रही है सर समझ में? तो बच्चों एक बात बताओ, ये काम के चुटकियों में हो जाता है, या इसके लिए आपको एक्सपर्ट नॉलेज क्यों होने की जरूरत है, कि होर्डिंग्स कैसे बनवाने हैं, टीवी पे ऐड कैसे बनवानी है, फेसबुक पे ऐड कैसे लगवाने हैं, यूट्यूब पे ऐड कैसे लगवानी है? तो मुझे एक बात बताओ, इसके लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। भाई मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना आता है, मुझे फेसबुक पे पोस्ट करना आता है, स्टेटस लगाना आता है व्हाट्सएप पर, मुझे फेसबुक पे ऐड लगवाना नहीं आता, मुझे इंस्टाग्राम पे प्रमोट करवाना नहीं आता, ठीक है। मुझे टीवी पे ऐड लगवाना नहीं आता, ऐड बनाते कैसे मुझे ये भी नहीं आता। तो ऐसे में क्या है, मेरे को इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो ये काम मैं किसी बाहर वाले पर्सन से करवा रहा हूं, तो इसको ऐसा बोला जाता है, ये क्या है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो रही है, जिससे मुझे उनकी नॉलेज का बेनिफिट मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले सकूं। या कुछ चीज समझ में आई या नहीं? हाँ सर अब थोड़ी सी आना स्टार्ट हो गई। मान के चलो आपने मेरे ऊपर कोर्ट केस कर दिया, ठीक है, मैं वकील तो हूं नहीं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, किसी वकील को हायर करूंगा, मैं उनकी सर्विसेज को लूंगा। तो मैंने क्या किया, उनकी लॉ नॉलेज का फायदा उठा के मैं अपना बेनिफिट ले रहा हूं। या कुछ चीज समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब बच्चों मान के चलो मैंने आपसे ना बहुत सारे फॉर्म्स भरवाए, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, कौन सा टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों से ना फॉर्म्स भरवाए, ठीक है। 50, 100, 2000 बच्चों, 1000 बच्चों से, 10,000 बच्चों से मैंने फॉर्म्स भरवाए कि आप मुझे बताओ कि आपको ये चीज कब अच्छी लगती है, ये चीज कब बुरी लगती है, आपको अप्रैल में क्या पढ़ना पसंद है, आपको मई जून में क्या पढ़ना पसंद है, या एग्जाम से पहले एग्जाम के बाद आपको क्या पढ़ना पसंद है। ये सारी चीजें मैंने आपसे लिखवाई। अब मेरे पास मान के चलो 10,000 फॉर्म्स आ गए, ऑनलाइन फॉर्म में 10,000 फॉर्म्स आ गए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे में इतनी टाइम है, या मेरे पास इतनी एक्सपर्ट नॉलेज है कि मैं आपने जो सारी चीजें बोली हैं उसकी एक अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल सकूं? नहीं है, मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूं कि आप में जो बहुत ज्यादा सबने लिखा हुआ है, तो सबकी समरी बनाना, कि कौन बच्चा क्या चाहता है, उससे पूरा मेजोरिटी लेकर डिसीजन लेकर आना। अगर बच्चों
ये सारी चीजें मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा, किसी बाहर वाले पर्सन से बोलूंगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा हो रखा है, मेरा बहुत ज्यादा रॉ डेटा इकट्ठा हो रखा है, स्टैटिस्टिक्स याद आ रही है, रॉ डेटा इकट्ठा हो रहा है, मुझे इसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन दो कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये आपको चीज समझ आती है? तो मेरे पास जो बहुत ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है, रॉ डेटा पड़ा हुआ है, उसे प्रोसेस करो और उससे जो इंफॉर्मेशन निकल रही है, प्रोसेस डेटा जो मिल रहा है, वो मुझको आप दो। स्टैटिस्टिक्स समझ में आ रही है? तो मैं उनको रॉ डेटा दे रहा हूं, वो मुझे प्रोसेस करके प्रोसेस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। या कुछ चीज में, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, स्कोप आपको दिखाई देता हूँ, रिसर्च करवाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप मेरे बेसिस पे क्या करते हो, आप रिसर्च करके दो, आप मुझे बताओ वो काम अच्छे से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरा बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च, की बिजनेस कैसे करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। मेरे को कोई एनिमेशन बनवाना है, मुझे अपनी कोई वीडियो बनवानी है, ठीक है, जिसमें मेरे को नहीं आता एनिमेशन कराना, मैं बाहर वाले पर्सन से करवा सकता हूँ, क्योंकि बाहर वाले पर्सन को एनिमेशन की नॉलेज है। लीगल सर्विसेज वगैरह मैं ले सकता हूँ, मैं सेल्स की सर्विसेज ले सकता हूँ, मैं मार्केटिंग की सर्विसेज ले सकता हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ले सकता हूँ। ये एग्जांपल आप लिख लेना बच्चों, एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज, सेल की सर्विसेज, 5-6 नंबर पे लिख लेना। ये आपको चीज समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। बच्चों एक बार पढ़ लेते हैं कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का या केपीओ का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। मतलब क्या है? इट रेफर्स टू ऑब्टेनिंग हाई एंड नॉलेज। हाई एंड नॉलेज मतलब बहुत ही ऊपर लेवल की नॉलेज जो हमारे पास नहीं है, फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बाहर वाले पर्सन से हम एक हाई एंड नॉलेज ले रहे हैं, एक्सपर्ट नॉलेज ले रहे हैं, जिससे हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चला पाए, कम दाम पर चला पाए। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ रही है? क्योंकि अगर मैं खुद एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो कभी गलत कर सकता हूँ, कहीं लुट सकता हूँ, लेकिन उनको तो पूरी मार्केट की नॉलेज है, उनको पता है कौन सा काम सस्ते में होना है, कौन सा काम कहाँ से होना है, तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरी मनी वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो वही बात इन्होंने बोला है, जैसे बीपीओ के अंदर बिजनेस प्रोसेस प्रोसेस में उनकी एक्सपर्टीज होती है, किसी को अकाउंटिंग करने में एक्सपर्ट है, ठीक है, कोई टेलरिंग करने में एक्सपर्ट है, कोई कस्टमर हैंडलिंग में एक्सपर्ट है, वैसे ही नॉलेज प्रोसेस के अंदर उनमें नॉलेज एक्सपर्टीज होती है, उनको पता है कि कोई चीज कैसे करी जाती है, उसको करने में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो बीपीओ के अंदर प्रोसेस की एक्सपर्टीज होती है बच्चों, और केपीओ के अंदर नॉलेज की एक्सपर्टीज होती है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छी बात। अब आप बच्चों करते हैं कि केपीओ की जरूरत क्यों है। बच्चों यहाँ पे केपीए लिख गया है, यहाँ पर केपीओ है। ठीक है, टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, तो केपीओ की जरूरत क्यों है बच्चों, एक बार रीड करेंगे और फिर इसको समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? इन टुडेस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, फोकस इज टू कंसंट्रेट ऑन कोर स्पेशलाइजेशन एरियाज एंड आउटसोर्स रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। मतलब क्या, आज में इतना कंपटीशन हो गया है कि आपको अपने मेन चीज पर ध्यान देना चाहिए, और जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज हैं उनको आपको क्या कर देना चाहिए, आउटसोर्स कर देना चाहिए, जिसमें आप स्पेशलाइज्ड नहीं हो। मैं टीचिंग में स्पेशलाइज्ड हूं, तो बच्चों मेरा मेन फोकस टीचिंग पर होना चाहिए, और बाकी सारा काम मुझे आउटसोर्स कर देना चाहिए, या फिर मुझे अपने यहाँ एम्प्लॉय रखने चाहिए जिससे मैं वो काम करवा सकूं। मैं इतना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हूं तो मैं अपने एम्प्लॉयज रख लूंगा, लेकिन अगर मेरे पास उतने पैसे नहीं है तो मुझे वो काम आउटसोर्स कर देना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? Many companies have come to realize that by outsourcing the non-case activities, not only costs are minimized and efficiency are improved, but the total business improves because the focus is shift to key growth areas of the business। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है बच्चों, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं बहुत ही धीरे समझाऊंगा। कंपनी ने जब उन्होंने देखा कि वो लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज या नॉन कोर एक्टिविटीज को जब वो आउटसोर्स करते हैं, ऐसे में उनके खर्चे कम होते हैं, पैसा भी बचता है, लेकिन उनका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। क्यों ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि उनका ध्यान किस पर होता है, मेन फोकस पर ध्यान होता है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। ये आपको चीज समझ में आ रही है? अगर मैं अपना सिंपल सा टीचिंग का एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि बच्चों मैं आपको बार बार अपना एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कोई आप रिलेट कर पाओ। मेरा मेन फोकस टीचिंग करने का है, ठीक है, तो अगर मैं अकाउंटिंग भी कर रहा हूं, मैं नोट्स भी बना रहा हूं, मैं वीडियो भी एडिट कर रहा हूं, तो मैं बच्चों अपने आप को ग्रो कैसे करा पाऊंगा? मेरे जो सब्सक्राइबर अभी इतने कम हैं, मैं उसको ग्रो कैसे करा पाऊंगा? तो ऐसे केस में क्या होता है, जब मैं काम बाहर वाले पर्सन से करवा रहा होता हूं, तो मेरा फोकस क्या होता है कि मुझे अब ये सब काम नहीं करना, मेरे पास टाइम बच रहा है, तो मैं किस पर ध्यान दूं? अपने बिजनेस को ग्रो कराने पर ध्यान दूं। वैसे आप लोग भी यही करोगे, जब आप लेस इंपॉर्टेंट काम किसी और को दे देते हो करने के लिए, तो आपके पास समय बचता है, और वो समय आप किस पे यूटिलाइज कर सकते हो? अपने आप को ग्रो करने में, अपने बिजनेस को ग्रो करवाने में। ये चीज क्लियर होगी आपको? बहुत ही अच्छी है। तो क्या लिखा हुआ है बच्चों, एक बार रीड करेंगे।
कि इससे क्या होता है, आपके कॉस्ट भी कम होते हैं, एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, बल्कि आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहां शिफ्ट हो जाता है, ग्रोथ एरियाज पर शिफ्ट हो जाता है। ये चीज क्लियर, बहुत ही अच्छी बात। अब बच्चों आगे क्या दे रखा है इसमें जरा देखेंगे, फीचर्स ऑफ केपीओ। बच्चों लास्ट टॉपिक है आज का, फीचर्स ऑफ केपीओ। क्या मतलब होता है, ये बीपीओ का थोड़ा सा अपवर्ड वर्जन है, ठीक है। बीपीओ का मतलब क्या होता है, सिर्फ प्रोसेस का काम होता है, और लेकिन बीपीओ से भी ऊपर क्या आ जाता है, केपीओ, जिसमें नॉलेज का काम होता है। ये चीज क्लियर हो गया। वही बात इन्होंने लिखी हुई सेकंड पॉइंट के अंदर, कि यहाँ पर नॉलेज एक्सपर्टीज की बात हो रही है और बिजनेस प्रोसेस में प्रोसेस एक्टिविटीज की बात होती है। ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, केपीओ के अंदर और बीपीओ के अंदर डिफरेंस क्या है। बीपीओ के अंदर हमको पता है कि कौन सी चीज कैसे होनी है, पहले से ही पता है हमको, पहले से पता है कि क्या आउटपुट निकल कर आएगा, बट वो हम खुद नहीं कर रहे, किसी और से करवा रहे, है ना, बिल्कुल सही। लेकिन केपीओ के अंदर क्या चीज होनी है, वो चीज कैसे होती है, वो चीज हमको नहीं पता पहले से, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है हमको ये नहीं पता, हमको एनिमेशन कैसे करवाना है हमको ये नहीं पता, पहले से नहीं पता होता कि कैसा बनेगा, हमको पहले से नहीं पता ये चीज ऐसे होती, ये चीज ऐसे होती, ये चीज ऐसे होती, नहीं पता होता आपको। हमको ऑन स्पॉट हर चीज अलग अलग होती, क्योंकि आपकी क्वेरी अलग होगी तो उनकी जो नॉलेज होगी वो अलग होगी। जैसे मुझसे अलग अलग बच्चा अलग अलग क्वेरी पूछता है, ठीक है, तो मैं अपनी नॉलेज से उनकी क्वेरी का जवाब देता हूँ, तो आपके पास अलग अलग क्वेरीज आती हैं, तो आपकी नॉलेज के हिसाब से अलग अलग आंसर देते हैं। तो वैसे ही केपीओ के अंदर भी क्या होता है कि जो आपको मेन कंक्लूजन चाहिए, उसका कोई भी प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता कि आप ये चीज करो आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। तो देर इज नो प्री डिटरमाइंड प्रोसेस, ठीक है। जैसे कपड़े सिलवाने हैं तो पहले आपको पहले नाप लेना पड़ेगा, फिर कटिंग करनी पड़ेगी, फिर स्टिचिंग करनी पड़ेगी, तब आपका कपड़ा तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको अगर एनिमेशन चाहिए तो उसका कोई प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट नहीं है, पहले आइडिया लेना है, कंसेप्चुअल करना है, किससे क्या पूछना है, हर केसेस में सारी चीजें अलग अलग होती है। ये चीज क्लियर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है, ये एक ऑल्टरनेटेड करियर बनता जा रहा है पढ़े लिखों के लिए, ठीक है। अभी जो मेहनत लोग थे वो बीपीओ में जाते थे, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्यादा एक्सपर्ट है किसी चीज के अंदर, उसको वैसा करियर भी चुन सकते हैं, केपीओ को, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों दैट्स इट फॉर फुल चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट होता है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर हमने देखा अलग अलग तरीके से कैसे बिजनेसेस हो रहे हैं। पहला हमने देखा ई बिजनेस के बारे में, दूसरा हमने देखा आउटसोर्सिंग के बारे में। हमने ई बिजनेस के भी बेनिफिट्स देखे, हमने यहाँ के भी बेनिफिट्स देखे, यहाँ के भी नीड्स हमने इसके अंदर देखी। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस खत्म होता है। आई होप आपको मजा आया वो पढ़ने में, बहुत ही सिंपल चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर था, ठीक है बच्चों। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।